नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बहराइच से खबर, जहां अपना दल के विधायक की गाड़ी पर पथराव हुआ है। विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर पथराव हुआ है। हमलावरों ने ईंट से हमला किया है। बाल बाल बचे हैं विधायक रामनिवास वर्मा। मटेरा इलाके में ये पूरी वारदात हुई है। अपना दल के विधायक की गाड़ी पर पथराव हुआ है। रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर पथराव हुआ है। देखिए, गाड़ी की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमलावरों ने ईंट से गाड़ी पर हमला किया है, जिसके बाद जो गाड़ी के शीशे हैं वो भी टूट चुके हैं। बाल बाल विधायक बचे हैं। मटेरा इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां अपना दल के विधायक पर पथराव हुआ है। विधायक की गाड़ी पर पथराव हुआ है। गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हमलावरों ने पत्थर से, ईंट से हमला किया है। पांच राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान एक्शन में है। हार की गाज प्रदेश अध्यक्षों पर गिरी है। आज दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने को कहा, जिसके बाद अजय लल्लू और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से अपना इस्तीफा आलाकमान को सौंप दिया। तो हार पर कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है। जिन प्रदेशों में हार हुई है वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे इस्तीफा मांगा गया है। किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान, नौजवान, गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए। तो जितना हो सकता था हमने विश्वास हासिल करने की कोशिश की। जनता है, लोकतंत्र में मालिक है। नहीं दिया जनादेश, फिर लेंगे, उनके बीच में जाएंगे। उनके अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है, तो निश्चित तौर से उसको पालन करेंगे। कैसी रही मीटिंग इस बार? मीटिंग अच्छी रही। आने वाले समयों की तैयारी की चर्चा, और जो पिछले समयों में हम लोगों की कमियां रहीं उसको दुरुस्त करने का सलाह सबने दिया है। और निश्चित तौर से 2024 में मजबूती से जाएंगे और लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे देश में। वहीं 10 अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए 63 बच्चों और 18 की मौत के मामले में बर्खास्त किए गए डॉक्टर कफील को समाजवादी पार्टी ने देवरिया कुशीनगर से विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर कफील को गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर निलंबित किया गया था। कफील खान सोमवार को अब अपना नामांकन भरेंगे। अब देखना ये होगा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या इसको लेकर कोई सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस तरीके की कई तस्वीरें सामने आई है। कफील खान एमएलसी का टिकट जहां समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें दिया गया है। वहीं डॉक्टर कफील ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और यूपी बिहार बॉर्डर पर एक अस्पताल बनाने का सपना है। अगर वो जीत जाते हैं तो सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें मुख्यमंत्री योगी से मिलकर मदद मांगने में कोई गुरेज नहीं है। डॉक्टर कफील इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी से आप कुशीनगर देवरिया विधान परिषद सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजनीति में आने की जरूरत क्या पड़ेगी? मुझे लगता है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पे उनको सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा कि डॉक्टर कफील जो है वो भी राजनीति में आ जाएं। जिस तरह से 5 साल में पूरे सरकार ने प्रताड़ित किया, ना सिर्फ मुझे ना पूरी फैमिली को, और मुझे आपको पता होगा 9 लोगों को बर्खास्त किया गया था, 9 लोगों को जेल भेजा था, 8 लोगों को नौकरी दे दी। मुझे हाई कोर्ट से और 8 डिफरेंट इंक्वायरी से क्लीन चिट मिलने के बाद भी नौकरी से निकाल दिया गया। तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बनता है। फिर मैंने सोचा कि हेल्थ सिस्टम को अगर ठीक करना है तो मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा, और अखिलेश जी ने वादा किया है, हालांकि अभी लिस्ट अभी आई नहीं है, वादा किया है कि जो है हमें टिकट देंगे। लेकिन आप मन बना चुके हैं, मुझे आपका चेहरा देखकर। एकदम ये सदस्यता मैंने ज्वाइन कर ली है समाजवादी पार्टी की, तो सक्रिय सदस्य हो गया हूँ। आपको कुशीनगर देवरिया से लड़ाई जाने की बात आ रही है, और ये अभी हाल के जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है यहाँ पर, तो बड़ा चैलेंज नहीं है आपके लिए यहाँ से जीत पाना? हाँ, चैलेंज तो है। चैलेंज का ही नाम जिंदगी है। अब मुझे लगता है कि रास्ता आपको चुनना चाहिए, मंजिल तो ऊपर वाला देखता है। मेरा अपना हमेशा से, जब से मैं बीआरडी से निकला हूँ, मेरा अपना एक ख्वाब था
कि यूपी और बिहार के बॉर्डर में, क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार में भी बहुत ज़्यादा चमकी बीमारी के मरीज मरते हैं और गोरखपुर के आसपास के इलाकों में भी बच्चों की बहुत मौतें होती हैं। तो मेरा ये सपना था कि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे एक अस्पताल खोलूं। तो इस वजह से जब अखिलेश जी ने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने देवरिया का नाम लिया। लेकिन गोरखपुर में तो एम्स खुल गया है, तो आपका ये मुद्दा कितना कारगर होगा इस बार विधान परिषद के चुनाव में? एक मेडिकल कॉलेज से काम नहीं चलेगा। 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। सरकार में तो योगी है ना इस वक्त, अगर चिकित्सा सुविधाएं विकसित करनी होगी तो मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा सहज होगा। हाँ, तो उनके साथ भी सहयोग, मतलब वो हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। मुख्यमंत्री जो होता है उसके सामने जो प्रजा होती है वो सब समान होती है, चाहे उसको वोट किया हो चाहे नहीं किया हो। तो ज़रूर उनकी मदद की ज़रूरत होगी और जब मदद की ज़रूरत होगी तो उनसे मदद मांगी जाएगी। यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे पर कल शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। भाजपा की बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें यूपी विधायक दल के नेता के नाम पर फाइनल और औपचारिक मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि चुनाव में भाजपा 273 सीटें जीतकर एक बार फिर यूपी की सत्ता में वापसी कर चुकी है और माना जा रहा है कि होली के बाद 20 या 21 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। योगी सरकार 2.0 के गठन की तैयारी जोरों पर है। साथ ही शपथ ग्रहण की जो जगह निर्धारित किए जाने को लेकर मंथन भी लगातार चल रहा है। शपथ ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है उनमें पहला नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम का। बीते दिनों ओलंपिक मेडल लेकर आए खिलाड़ियों का सम्मान और लैपटॉप स्मार्टफोन वितरण का भव्य कार्यक्रम सरकार की ओर से इकाना स्टेडियम में ही आयोजित किया गया था। यहाँ 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। संभवतः 20 या 21 मार्च को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उसके लिए लोकेशन क्या होगी, जगह क्या होगी, उसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण होना है। योगी सरकार 2.0 के गठन के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। ये तय किया जा रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा ये कहाँ पर होगा। जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 जगह इसके लिए चिन्हित की गई हैं, जिनमें नंबर 1 पर रखा गया है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को। आप देख सकते हैं पीछे की ओर मेरे इकाना स्टेडियम बना हुआ है। 2 सरकारी बड़े आयोजन बीते दिनों इस स्टेडियम में किए गए, जिनमें ओलंपिक मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों का सम्मान किया गया और साथ ही साथ स्कूली छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का एक बड़ा आयोजन इस स्टेडियम में किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे थे। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 लोगों को बिठाने की है। पूरे इंतजामात भीतर हैं, बैरिकेटिंग लगी हुई है, सुरक्षा का बंदोबस्त अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके लिए जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तारीख लगभग 21 या 22 हो सकती है। तो ऐसे में तैयारियों के लिए दिन बहुत कम बचे हुए हैं और जो ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है इसको सरकार चाहती है कि बहुत ही भव्य बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी तो शामिल होंगे ही होंगे। इसके अलावा कई राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई जो संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के तैयारियां भव्य की जानी है। तो इकाना स्टेडियम का नाम सबसे ऊपर है जिसमें ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर जनता को धन्यवाद और 1.5 गुना सीटें बढ़ने के बावजूद अखिलेश यादव चुनाव में अपने गठबंधन की हार से उबर नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए आज एक ट्वीट करके पोस्टल बैलेट का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे
सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है कि 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने अंतिम मतदान हुआ 7 मार्च को। 7 मार्च को मतदान के ठीक बाद से सारे मीडिया एक स्वर से बोल रहे थे 2072 प्लस 2070 प्लस, एक ही भाषा सबकी निकल रही थी। 6 महीने पहले से 273 का आंकड़ा आ रहा था, अंतिम में परिणाम भी वही आया। तो क्या ये तीनों में तालमेल नहीं? यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार का असर अब चुनाव से पहले अखिलेश यादव के बनाए गए रंग बिरंगे गुलदस्ते पर भी पड़ने लगा है। चुनाव के ऐलान से काफी पहले अखिलेश यादव से गठबंधन करके जिस महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने नारा दिया था कि महान दल ने ठाना है कि अखिलेश को सीएम बनाना है, वही केशव देव मौर्य अब गठबंधन से बाहर होने के संकेत देने लगे हैं। मन मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं आने के बाद से ही केशव देव मौर्य के बयानों से जाहिर होने लगा था कि सपा गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आज केशव देव मौर्य के बयान से ये बात साफ हो गई कि गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिली। महान दल सपा से अलग होकर दूसरे विकल्प पर विचार करेगा। इसके अलावा केशव देव मौर्य ने फिर से आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा में एक रणनीति के तहत आए और उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी ने महान दल को किनारे कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज तस्वीर दूसरी होती। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और मैं ये कह रहा हूँ कि रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। और महान दल का इस्तेमाल हुआ होता तो दो फायदे होते। एक तो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता, क्योंकि 2017 में ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में गया था। एक और खबर, जहां दिल्ली में आज उत्तराखंड को लेकर बैठक हुई जिसमें हार और जीत की समीक्षा की गई। पार्टी का कुमाऊं मंडल में प्रदर्शन खराब रहा, ऐसे में पार्टी की क्या कमियां रही, इस पर भी मंथन हुआ। साथ ही सीएम धामी की सीट खटीमा में हार को लेकर भी मंथन हुआ। सूत्रों के अनुसार सीएम धामी ने गृह मंत्री से मिलकर जीत की बधाई दी और खटीमा में हार का कारण बताया। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो सीएम ना बने। गृह मंत्री ने सीएम धामी को कहा कि जो भी निर्णय होगा पार्टी करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से बातचीत भी हुई, जिसमें सभी विकल्पों पर मंथन किया गया। नए सीएम को लेकर मंथन और धामी को सीएम बनाने के विकल्पों पर भी मंथन लगातार जारी है। हालांकि अभी किसी भी विकल्प पर निर्णय नहीं हुआ है और सवाल एक है पुष्कर जी, अभी बैठकों का दौर और चलेगा या आप वापस लौट रहे हैं उत्तराखंड? नहीं, बैठक हो गई। तो आज रात वापसी है? हाँ। तो क्या निकला पुष्कर जी, इतनी बड़ी बैठक मीटिंग? नहीं, वो सामान्य बैठक थी। क्या किस तरह की बैठक कब है? संगठन की जो हमारी रूटीन बैठक होती है, उन्हीं बैठक। अरे मुकेश भाई, अरे जरूर है यार।